बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता। आज मैं आपको क्लास 12 जीव विज्ञान इकाई 5 पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 13 जीव एवं समष्टियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा विमर्श पोर्टल पर जारी किए गए प्रश्न बैंक पर आधारित हैं। बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि समष्टि क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति के जीवों के निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूह को ही समष्टि, जनसंख्या या आबादी कहते हैं। अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, अंतरजातीय संचार में उपयोगी रासायनिक यौगिक होते हैं। 4 ऑप्शन हैं, एलोकेमिक्स, कैरोमोन्स, ऑक्सिन, फेरोमोन्स। सही उत्तर होगा फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो हैं वो अंतरजातीय संचार में उपयोगी रासायनिक यौगिक हैं। दूसरा प्रश्न है, इकाई समय में प्रति 1000 व्यक्तियों या शिशुओं का प्रति वर्ष जन्म कहलाता है। मृत्यु दर, जैविक वृद्धि दर, जन्म दर की वृद्धि दर। तो उत्तर होगा जन्म दर। प्रश्न क्रमांक 3, सहजीविता शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डी बेरी, मैकडूगल, लिनियस की ओडम। सही उत्तर है डी बेरी ने सबसे पहले सहजीविता शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 4, किसी समुदाय में ज्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को उस समुदाय का कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं, निर्दिष्ट जाति, प्रभावी जाति, समुदाय या जाति विविधता। सही उत्तर होगा प्रभावी जाति। अगला प्रश्न है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान विशेष का क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, जीवीय समुदाय, झील समुदाय, जलक्रम या मरुक्रम। तो यहाँ आंसर होगा निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का जीवीय समुदाय कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ए, मरुद्भिद पौधों में, 2, जलीय पौधों में, 3, समुद्भिद पौधों में कि तैरते हुए पौधों में। सही उत्तर होगा धसे हुए रंध्र मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं, ताकि ज्यादा मात्रा में पानी वाष्प बन के ना उड़ सके। प्रश्न क्रमांक 7, स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन हैं, जूसिया, ट्रापा, इकॉर्निया, पिस्टिया। तो सही आंसर होगा स्पंजी जड़ें, यानी स्पंज के समान छिद्रित जड़ें जूसिया नाम के पौधे में पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जूसिया का चित्र बना हुआ है। यह एक जलीय पौधा है और इसकी जड़ें स्पंजी होती हैं, जिसमें छिद्र होते हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है, ताकि ये पौधा जल में डूबता नहीं है, बल्कि इसके अंदर उत्प्लावन या तैरने का गुण आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, वायवीय श्वसन मूलें या निमेटोफोर पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन हैं, जलीय पौधों में, दलदली पौधों में, मरुद्भिद पौधों में और समोद्भिद पौधों में। तो प्रश्न क्या कह रहा है? वायवीय श्वसन मूलें। तो जो पौधे दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं, जैसे कि राइजोफोरा का पौधा, नीचे चित्र भी बना है। तो राइजोफोरा जैसे पौधे जो दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जमीन से कुछ जड़ें बाहर निकल आती हैं। उन्हें हम श्वसन मूलें या निमेटोफोर कहते हैं। इनमें छिद्र होते हैं और ये पौधे
इन निमेटोफोर के द्वारा ही श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न, मैनग्रोव पौधों का उदाहरण है। तो मैनग्रोव माने दलदल में पाए जाने वाले पौधे, जैसा कि अभी हमने राइजोफोरा देखा था। तो मैनग्रोव पौधे में जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही आंसर होगा राइजोफोरा। राइजोफोरा एक मैनग्रोव पौधा है या दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है। प्रश्न क्रमांक 10, नागफनी में फिल्लोक्लेट रूपांतरण है। आप नीचे डायग्राम देखिए, नागफनी का चित्र बना है। नागफनी में फिल्लोक्लेट किससे बनता है? तो नागफनी में उसका फिल्लोक्लेट तने का रूपांतरण है, अर्थात नागफनी में तना रूपांतरित होकर पत्ती जैसा हो जाता है और पत्ती कांटों के जैसी हो जाती हैं। और ये रूपांतरण इसलिए होता है ताकि पानी वाष्प बन के ना उड़ सके। प्रश्न क्रमांक 11, जड़ रहित संवहनीय पादप है। 4 ऑप्शन हैं, वोल्फिया, लेम्ना, इकॉर्निया और साल्विनिया। यहाँ सही उत्तर होगा जड़ रहित संवहनीय पादप वोल्फिया है। अगला प्रश्न है, मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण है। 1 पिस्टिया, 2 ट्रापा, 3 इकॉर्निया और चौथा ये सभी। तो उत्तर होगा यह सभी। यहाँ पर मैंने आपको पिस्टिया का चित्र दिखाया है और ये सभी जल में पाए जाने वाले और मुक्त प्लावी यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, विविपेरी पाई जाती है। तो पहले तो हम यह जाने कि विविपेरी क्या है। विविपेरी अर्थात बच्चे को जन्म देना। तो जलोद्भिद पौधों में, मरुद्भिद पौधों में, मैनग्रोव पौधों में कि ऊपरी रोही पौधों में। उत्तर होगा विविपेरी पाई जाती है मैनग्रोव पौधों में, क्योंकि मैनग्रोव पौधे दलदली भूमि में उगते हैं और वहाँ अगर इनका बीज जमीन में गिरता है तो उसका अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता, इसलिए फल के अंदर ही अंकुरण होकर छोटा पौधा बन जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि विविपेरी या बच्चे को जन्म देना मैनग्रोव पौधों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, खाली स्थान एक जड़ रहित मुक्त प्लावी पौधा है। तो अभी हमने इसके पहले भी देखा था, वोल्फिया एक जड़ रहित मुक्त प्लावी पौधा है। अगला प्रश्न, श्वसन मूलें खाली स्थान पौधे में पाई जाती हैं। ये आंसर भी हम देख चुके हैं। श्वसन मूलें या निमेटोफोर मैनग्रोव या दलदली पौधों में पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पौधे के ऊपर बीजों का अंकुरण होना क्या कहलाता है। ये वाला प्रश्न भी हमने वस्तुनिष्ठ में देखा है कि जब कोई पौधा पौधे को ही जन्म दे या बच्चे को जन्म देना जरायुजता कहलाता है। तो उत्तर क्या होगा, पौधे के ऊपर बीजों का अंकुरित होना जरायुजता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तने को क्या कहते हैं। तो अगर किसी पौधे का तना मांसल हो जाए और पत्ती के समान हो जाए तो उसको हम पर्णकाय स्तंभ कहते हैं, जैसा कि हमने नागफनी के पौधे में देखा है। अगला प्रश्न है, पिस्टिया की जड़ों में मूल टोप के स्थान पर खाली स्थान पाया जाता है। तो जड़ों में मूल टोप जड़ के अंतिम सिरे पर होता है। तो पिस्टिया की जड़ों में मूल टोप के स्थान पर मूल पॉकेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, पाइनस की जड़ों और कवकों के संबंध को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा सहपरोपकारिता। प्रश्न क्रमांक 7, रेफ्लिसिया एक खाली स्थान परजीवी कहलाता है। तो रेफ्लिसिया को एक पूर्ण मूल परजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
भूमंडल का वह भाग जहां जीव रहते हैं क्या कहलाता है? उत्तर होगा भूमंडल का वह भाग जहां जीव रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा मृतोपजीवी। अगला प्रश्न, काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है? उत्तर है लियानास। अगला प्रश्न, आर्किड एक खाली स्थान पादप है। उत्तर होगा आर्किड एक ऊपरी रोही पादप है, अर्थात यह दूसरे पौधों के तनों के ऊपर उगता है, जैसे बरगद आदि के पौधों के तनों के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 12, नर गधे और घोड़े की संतति को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर होगा नर गधे और घोड़े की संतति को खच्चर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, चंदन एक खाली स्थान परजीवी पौधा है। तो उत्तर है चंदन एक आंशिक मूल परजीवी पौधा है। इसको आंशिक मूल परजीवी क्यों कहा? क्योंकि अगर इसका होस्ट या पोषक पौधा मर भी जाए तो ये जीवित रह सकता है, इसलिए इसको आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में देता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? कोयल। कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। अगला प्रश्न है, जाति बहुरूपकता का एक उदाहरण लिखिए, अर्थात कोई ऐसा जीव जिसमें जाति बहुरूपकता पाई जाती हो। तो उदाहरण है मधुमक्खी, इनमें नर मधुमक्खी अलग होती है, मादा मधुमक्खी अलग और श्रमिक मधुमक्खी अलग, अर्थात इनमें जाति बहुरूपकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सहपरोपकारिता एवं प्रोटो कोऑपरेशन के एक एक उदाहरण दीजिए। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखें सहपरोपकारिता। तो इसका उदाहरण है लाइकेन, और प्रोटो कोऑपरेशन का उदाहरण है सी एनीमोन और हर्मिट क्रेब। आइए अब हम इसको देखते हैं। सहपरोपकारिता क्या है? सहपरोपकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। इसमें एक कवक और एक शैवाल एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और उसे कवक को प्रदान करता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। अब हम देखें प्रोटो कोऑपरेशन क्या है। तो ऐसा सहजीवन जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के लिए लाभप्रद होती हैं, परंतु वो अलग अलग भी जीवित रह सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग जीवन व्यतीत ना कर सकें। तो इसका उदाहरण क्या देखा था हमने? सी एनीमोन और हर्मिट क्रेब। अगला प्रश्न है, लाइकेन में सहजीवी के रूप में कौन से दो जीव पाए जाते हैं? तो ये अभी हम देख चुके हैं कि लाइकेन में सहजीवी के रूप में शैवाल और कवक पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लाइकेन में शैवाल और कवक के मध्य किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? अभी हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। शैवाल और कवक के मध्य सहपरोपकारिता का संबंध पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, काष्ठीय आरोही पौधों को क्या कहा जाता है? उत्तर है लियानास। आरोही मतलब जो दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ते हैं। प्रश्न है 7वां, वार्मिंग ने जल संबंधों के आधार पर पौधों के कितने समूह बताए हैं? उत्तर होगा 3 समूह। प्रश्न क्रमांक 8, एक ऐसे आवृत बीजी या पुष्पी पादप का नाम बताइए जिसमें जड़ तंत्र अनुपस्थित होता है।
तो उत्तर है वॉल्फिया। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो मुक्त प्लावी पौधों के नाम लिखिए। यानी जो जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ऐसे पौधों को हम मुक्त प्लावी पौधे कहेंगे। तो उत्तर होगा हाइड्रिला और साल्विया। प्रश्न क्रमांक 10, किन्हीं दो उभयचर पौधों के नाम लिखिए। उभयचर पौधे माने जिनको जल और स्थल दोनों की आवश्यकता हो। तो ऐसे पौधे हैं रेननकुलस और सेजिटेरिया। प्रश्न क्रमांक 11, जलकुंभी एवं सिंगाड़े के पौधे में पाए जाने वाले उस अनुकूलन को लिखिए जिसके कारण पौधा जल की ऊपरी सतह पर तैरने में सक्षम होता है। आंसर होगा जलीय पौधों के उत्प्लावन के गुण के कारण, क्योंकि जलीय पौधों की तनों में वायु भरी हुई होती है, उनमें छिद्र होते हैं जिसमें वायु भरी होती है, और इस तरह से जलीय पौधों में उत्प्लावन का गुण होता है जिससे वे तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। अगला प्रश्न, किसी एक मैनग्रोव पौधे का नाम लिखिए। तो आंसर होगा राइजोफोरा। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जिनमें निमेटोफोर होता है, ये मैनग्रोव पौधे कहलाते हैं, और आंसर क्या है? राइजोफोरा। अगला प्रश्न, निमेटोफोर किन पौधों में पाए जाते हैं? तो अभी आपने देखा मैनग्रोव पौधों या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में निमेटोफोर नाम की रचनाएं होती हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर इनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए निमेटोफोर के रूप में कुछ रचनाएं जमीन से ऊपर निकल आती हैं, उनमें छिद्र होते हैं और उन छिद्रों के माध्यम से ये श्वसन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, किसी ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें तना पत्ती नुमा संरचना में बदल जाए और पत्तियां कांटे में परिवर्तित हो जाएं। तो आंसर क्या है? नागफनी का पौधा। अभी आपने चित्र भी देखा था कि नागफनी के पौधे में तना पत्ती नुमा हो जाता है और पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 15, माइकोराइजा किसके बीच की सहजीविता है? तो माइकोराइजा क्या है? उच्च वर्ग के पौधे की जड़ और कवक का कवक जाल आपस में जब सह संबंध बनाते हैं तो यह माइकोराइजा है। तो उत्तर क्या होगा? कवक और उच्च श्रेणी के पौधे के बीच की सहजीविता को ही हम माइकोराइजा कहते हैं। बच्चों, आपने इस अध्याय में अनेक प्रकार के जीवों और उनके अंतर संबंधों के बारे में देखा। आपको इस अध्याय से एग्जाम के लिए अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी तैयार करना होगा। आप सभी बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।